हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। और आज हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन, जो कक्षा 10 में आपका जो फिजिक्स के पहले चैप्टर में है या फिर 12 क्लास में भी ये आपका उपयोगी है। ठीक है, तो आप जो है कक्षा 10 के लिए भी बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है, जो आपका सिलेबस में है। कक्षा 12 में भी आपका है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। इससे पहले हमने जो कक्षा 10 के पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब कोई प्रकाश किसी स्मूथ यानी किसी पॉलिशदार अगर पृष्ठ पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के दो नियम आपने पढ़ा, फिर आपने दर्पण पढ़ा, दर्पण में अवतल उत्तर पढ़ा, उसके बाद उसके द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पढ़ा, उसके बाद दर्पण का सूत्र पढ़ा। तो ये आपका परावर्तन आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश के संदर्भ में दो तीन बातें, जैसे प्रकाश किसी माध्यम को पार कर जाता है, पारदर्शक होता है, जिसको नहीं पार कर पाता वो अपारदर्शक, जिसमें हल्का हल्का पार कर जाता है वो आपका अपारदर्शक। तो यहाँ पे अब जो है आपका प्रकाश जो है किसी माध्यम को पार कर जाएगा, जैसे आपका कांच है, जल है, ठीक है ना, इसको प्रकाश क्या करता है, पार कर जाता है। जैसे कांच से प्रकाश होता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। जल है, उसमें भी प्रकाश अगर आप डालेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। तो प्रकाश यानी जैसे पहले आपने जिस माध्यम से प्रकाश डाला तो वाटर में गया, तो वाटर का जो मीडियम है, जो माध्यम है वो अलग है। क्योंकि ये जो माध्यम है इसको हम विरल कह सकते हैं, रेयर मीडियम। और चूँकि जो जल है या कांच है उसमें अगर प्रकाश आता है तो आपका सघन माध्यम हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाने के बाद कुछ परिवर्तन उसमें होता है, उसके पाथ में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको जानना जरूरी है, अभी आगे इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे वहाँ पे आपका परावर्तन था तो परावर्तक पृष्ठ था, यहाँ पे आपका अपवर्तन है तो आपका अपवर्तक पृष्ठ होगा। यानी जब कोई प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़े और जो उसको पार कर जाए तो वो आपका इस घटना को, इस फिनोमेनन को, इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होगा तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब विचलित होगा रीजन है क्योंकि उसका जो रेयर्ड मीडियम से डेंसर मीडियम यानी विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश आपका जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसका पाथ जो है, उसका रास्ता वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके फिगर कैसे बनता है। ठीक है, ये देखते हैं, हमने यहाँ पे एक इमेज बनाया हुआ है किसका, आपका प्रकाश का अपवर्तन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड डैश एक आपका जो क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक का मतलब जब इसके पृष्ठ पर प्रकाश पड़ेगा तो पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये जेड डैश एक आपका अपवर्तक पृष्ठ है। और ओपी एक प्रकाश किरण है या प्रकाश कह सकते हैं, वो बिंदु पी पर आ रही है, ऐसे तिरछा आपतित हो रही है। ठीक है, और ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हमने माना जैसे वो वायु से आ रहा है। ठीक है, उसको हम कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपका क्या है, n1 है। अभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताएंगे इधर। ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, n1 है, अपवर्तनांक n1 है। ठीक है, दूसरी इधर आपका वायु था जिधर प्रकाश किरण आ रही थी जिधर से, और दूसरी तरफ जो है आपका एक दूसरा माध्यम है। जैसे हमने मान लिया दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच इससे क्या होगा, सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम, तो ये आपका सघन माध्यम। और इसका अपवर्तनांक क्या है, वो n2 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है। ये आपका विरल माध्यम जैसे वायु है, ये आपका सघन माध्यम जैसे कांच है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो आपतन बिंदु P है इसी पर एक लंब खींचा गया है जिसको अभिलंब कहते हैं, वो आपका ON है, PN है। ठीक है, ये अभिलंब पूरा है। अब प्रकाश किरण जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप इस एंगल से आ रही है,
तो दूसरे मीडियम में उसको जाना चाहिए इस एंगल से, लेकिन उस एंगल से जाती नहीं, ठीक है ना। इस एंगल से जाना चाहिए लेकिन इस एंगल से जाती नहीं। रीज़न क्या है कि इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अगर विचलित हो जाती तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। विचलित नहीं होती तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए और उसमें उसके वेग में, उसके तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन हो, यह संभव है, ठीक है। परिवर्तन जरूर होगा। तो उसी परिवर्तन के कारण जो है इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन आपको अगर बतानी है, याद रखनी है, तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपका अपवर्तन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको हम देखेंगे। यह विलंब हो गया, ये देखिए प्रकाश का ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जाती नहीं है, टेढ़ा है तो थोड़ा इसकी दिशा ऐसे होती है। तो ये जो आपका अभिलंब है और आपतित किरण, इसके बीच में जो एंगल बनता है आई, इसको कहा जाता है आपतन, आपतन कोण। क्या कहा जाता है, ये आपका आपतन कोण है, ठीक है। और ये जो आपका आर है इसको कहा जाता है अपवर्तन, अपवर्तन कोण। अभी से पहले आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, उसमें आई क्या था आपका, उसमें आपका आई था अपवर्तन कोण, आर था परावर्तन कोण, क्योंकि वहाँ में प्रकाश किरण परावर्तित हुई थी तो आर को हम परावर्तन कह रहे थे। यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो आपका आपतित है और अपवर्तित है, तो एंगल जो बनेगा आपका एक आपतन बनेगा, दूसरा अपवर्तन बनेगा। तो आई आपका आपतन कोण बनेगा और आर क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। और जब ये आपका रेयर मीडियम है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो आई आपका ग्रेटर होगा किससे, आर से। और अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो उस कंडीशन में ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो आपतन बिंदु हो गया, ये बिंदु इस बिंदु पर आ रहे तो आपतन बिंदु हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। अब जैसे प्रकाश के परावर्तन में आपने दो नियम पढ़ा था, प्रकाश परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम था कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर या संगामी होते हैं। तो उसका जो एक नियम हमने बताया था कि अपवर्तन में काम करेगा, तो यहाँ पे वो नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी उस परावर्तन का जो एक नियम है वो इसके एक नियम से मैच करता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया है पहला नियम अपवर्तन का, ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। ये आपका एक नियम उससे मैच करता है। सिर्फ अंतर ये है, वहाँ पे परावर्तित किरण था, यहाँ पे आपका अपवर्तित किरण लिखना है, ठीक है। अब उसका एक नियम था, दूसरा नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है कि आई जो आर के बराबर होगा, यहाँ पे इसका थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आप आएंगे स्नेल, ठीक है ना, स्नेल आएंगे, ठीक है, स्नेल, ठीक है। स्नेल का नियम कह सकते हैं या स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से, ठीक है ना, जो आपतन कोण है आई, ठीक है, उसकी ज्या यानी साइन आई, साइन का मतलब जानते हैं ना, साइन या साई या नहीं, ये साइन मतलब चमकने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैथ में आप पढ़े होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन को शॉर्ट में हम केवल या साई एन लिखते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है, साइन की ज्या होती है, ठीक है। तो जो आपतन कोण है उसकी जो ज्या है आई, ठीक है, और जो अपवर्तन कोण आर है उसका आई आर, ठीक है ना।
यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियतांक। अब इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, नियतांक, ठीक है, या इसको कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू आपका होगा नियतांक की जगह आपका लिखते हैं अपवर्तनांक। क्या होता है आपका? अपवर्तनांक। और ये अपवर्तनांक हम लिखते कौन सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक n1 है, यहाँ पे n2 है, तो अपवर्तनांक हम यहाँ पे लिखते हैं n2 का। किसका लिखते हैं? n2 का। यानी प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाएगी वो भी किसके सापेक्ष? 1n1n2, या इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा दें साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं n1 बटे n2। लेकिन यहाँ पे जो मान रखना है, मान वो इसका होगा, इसका नहीं रखना है। किसका? n1 का नहीं, n1 सिर्फ उसके सापेक्ष है। मान आपका किसको रखना है? n2 का। n1 उसके सापेक्ष, या इसको n2 अपान n1 लिख सकते हैं ऐसे करके, n2 बटे n1। तो मान यहाँ पे जो n1 का नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा किसका? केवल n2 का। यानी प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाएगी उसका अपवर्तनांक लिखना है। जैसे आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी तो अपवर्तनांक किसका लिखना है? सघन माध्यम का। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यानी दूसरा नियम जो है, आप इसको शुद्ध रूप में आप लिख सकते हैं कि किसी विशेष आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए, क्योंकि प्रकाश जब भी इस माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा, आपको पता है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उसमें कोई भी एक कलर ले सकते हैं, चाहे लाल रंग ले, पीला रंग है, कोई भी कलर लें, और उसकी तरंग दैर्घ्य के लिए यानी किसी एक विशेष रंग की तरंग दैर्घ्य के लिए, ठीक है ना, यानी किसी आपतित प्रकाश के किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या, आई क्या है? आपतन है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है या नियत होता है, जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है अपवर्तन का, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, शॉर्टकट में अगर आप लिखना है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 या n2 अपान n1 लिख सकते हैं, या केवल n लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल आप n भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? केवल n क्या आपका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रकाश का अपवर्तनांक है, ठीक है। और n में किसका मान होगा? क्योंकि यहाँ पे n2 है आपके, n1 n2, तो यहाँ पे n2 का लिखेंगे, यानी प्रकाश किरण दूसरा जो माध्यम जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका अपवर्तन। स्नेल का नियम पूछेगा तब यही लिखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन के नियम पूछेगा तो पहले नियम हमने बताया था जो ये संगामी होते हैं वो, और दूसरा नियम ये अपवर्तन का है, ठीक है। स्नेल का नियम कहेगा तब भी यही, यानी किसी विशेष आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, ठीक है, नियतांक होता है, या उस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके 2 चीज़ों में परिवर्तन होता है। जैसे 3 चीज़ें होती हैं आपकी, एक आपका होता है वेग, और एक होती है तरंग दैर्घ्य, और एक चीज़ और है आपका आवृत्ति। क्योंकि एक आपका रिलेशन है, ठीक है ना, v बराबर n इंटू लेमडा, ये रिलेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। v फॉर वेग है, n आपका अपवर्तनांक आवृत्ति है, लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य है, किसी भी प्रकाश के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वेग और तरंग 2 चीज़ें आपको याद रखनी। ये जो दोनों चीज़ें हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यही दोनों चीज़ें क्या होती हैं? चेंज होती हैं। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं हो, चाहे वो किसी माध्यम में जाए, कैसे भी जाए, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? वेग और तरंग दैर्घ्य। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब कौन सी नहीं बदलती है, ठीक है। वो आपका क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलती, बदलता कौन है? उसका वेग बदलता है, और क्या बदलता है? तरंग दैर्घ्य बदलती है, ठीक है। तो आगे हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, इसका एक रिलेशन है, ठीक है, अपवर्तनांक का, उस पर, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें, इसको मिटा के, ठीक है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है क्या कि ये आप देख रहे हैं जब प्रकाश किरण इस माध्यम से आ रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो ये भी कभी कभी पूछता है प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है
तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, टुवर्ड्स टू अभिलंब, ठीक है, अथवा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आप देख रहे हैं प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जा रही है, झुक जा रही है, इसका मतलब ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और ठीक इसका एक उल्टा है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाती है। इसको फिर से याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको अपवर्तनांक बता दे रहे हैं, अपवर्तनांक, ये आपको जानना जरूरी है। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश आप जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन ये होता है कि उसका वेग चेंज हो जाता है। अब हम मान लें कि ये प्रकाश जो है ये आपका विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश जो आया या आ रहा था उसका वेग या उसकी चाल क्या है, v1 है। दूसरे माध्यम में प्रकाश आया तो वेग उसका डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि वो प्रकाश है तो दूसरे माध्यम, क्योंकि ये विरल है तो ये सघन है तो चेंज हो तो आपका होगा ही, ठीक है। तो ये आपका पहले माध्यम में उसकी चाल v1 है प्रकाश की, दूसरे माध्यम में क्या हो गया, v2। अब अगर इन दोनों प्रकाश की चालों का हम अनुपात निकालें तो एक राशि आपकी उत्पन्न होती है, एक राशि फॉर्म होती है, उसी राशि को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अगर वो राशि मान लेते हैं अगर n है तो n बराबर क्या होगा आपका v1/v2, ठीक है। याद रखेंगे कि किसी दो, अगर मान लीजिए अगर आपको अपवर्तनांक की परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना, तो लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के में प्रकाश की चालों का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, और ये अपवर्तनांक यानी किसका आएगा, जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा उसका आएगा, ठीक है। उसका उल्टा कर देंगे तो उससे पिछला वाला, यानी प्रकाश जो है इसमें से इसमें जा रहा था तो n का मतलब वो n2 का आएगा, n1 का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा अपवर्तनांक। किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात जो है नियतांक होता है, जो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो n बराबर v1/v2। तो आपने जो फार्मूला का लिखा था sin i/sin r, ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, n तो लिखे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, v1/v2। और इसकी जगह अपवर्तनांक किसका आएगा, आपका दूसरे वाले माध्यम का आएगा, पहले माध्यम का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें चलते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपको जो है अगला टॉपिक्स इसी में आपको देखना है जो इम्पोर्टेंट है कि अपवर्तन के कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे स्नेल के नियम से अगर बात करें, स्नेल के नियम से आपको पता है कि sin i/sin r बराबर क्या होता है आपका 1n2 का मतलब अपवर्तनांक किसका होगा, 2 का होगा। प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे थे, अपवर्तनांक किसका होगा, 2 का, sin i/r, ठीक है। ये आपका पहला जो है इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। एक आपका व्युत्क्रमणीयता के नियम से, ठीक है। मैं मतलब जो प्रकाश का इस प्रोसेस को हम अगर उल्टा कर दें तो हमारा क्या प्रोसेस बनेगा, sin r/sin i बराबर क्या हो जाएगा 2n1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को हमने उल्टा कर दिया इसलिए व्युत्क्रमणीयता लिखा है, ठीक है। एक आपका रूल है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से अगर दोनों को गुणा कर दें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए sin i/sin r इंटू sin r/sin i इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं
1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इन दोनों का जो गुणनफल है हमेशा एक आएगा। ठीक है, यानी ये 1 मतलब प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही थी तो दूसरे का अपवर्तनांक 2 से 1 में आ रही थी तो पहले का अपवर्तनांक, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आएगा, एक आएगा। इसका मतलब अगर इसमें से किसी एक का अपवर्तनांक दिया है, सपोज दैट अगर 2 का अपवर्तनांक दिया है, 1 का निकालना है तो 2 का यहाँ पे रखिए, इधर लेके आइए 1/, यानी उसका उल्टा कर दीजिए तो दूसरे का निकल जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए पहले माध्यम जो है 1 जो है इसका अपवर्तनांक दिया है आपका जो है 3/4 है, तो कहते दूसरे माध्यम के निकाले, दूसरे माध्यम निकाले, इसी को उल्टा कर दीजिए 4/3 हो जाएगा दूसरे माध्यम का, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अब वो प्रकाश को अगर हम उसको हम मान लें, ठीक है, कि जो प्रकाश किरण थी मान लीजिए वो ए से यानी एयर से, वाई से, अगर प्रकाश किरण वाई से मान लेते हैं हम कांच में जा रही है, कांच में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो ANG, G फॉर ग्लास यानी कांच, ठीक है, G फॉर ग्लास, तो A से 2, A का मतलब एयर कर लें, 2 का मतलब हम ग्लास कर लें, कांच कर ले रहे हैं, ANG इंटू इसकी जगह क्या जाएगा GNA इक्वल टू 1। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। मतलब ANG का मतलब है प्रकाश किरण A से किस में जा रही थी, G में, तो अपवर्तनांक किसका होगा, G का होगा। यहाँ पे G से A में जा रही थी यानी अपवर्तनांक किसका होगा, A का होगा। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसमें से अगर मान लीजिए 2 माध्यम दिया है, उसमें से किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, दूसरे का पूछा जा रहा है तो उसी का ठीक अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, दूसरे माध्यम की भी आ जाएगा। ठीक है, तो ANG गुणे GNA इक्वल टू 1 एक आपका फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, इन्हीं 2 माध्यमों के लिए जो है उन दोनों को जो अपवर्तनांकों का जो गुणनफल है हमेशा एक आता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक्स। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है प्रकाश के अपवर्तन में क्या आपका है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे कुछ इमेज बनाया हुआ है, एक आपका पहला इमेज है, दूसरा इमेज है, ये आपका एक तीसरा इमेज है। ठीक है, इन तीनों इमेज को आपको हम समझा दे रहे हैं तो आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन है कि ये आपका सघन माध्यम ऊपर आपका विरल है। ठीक है, सम में ये ऊपर आपका क्या है, सम में विरल है, विरल है, विरल है, विरल है। ठीक है, नीचे आपका क्या है, सघन है, सघन है, सघन है। तीनों कंडीशन में आपका सघन हो गया, ऊपर क्या आपका है, विरल हो गया। तो पहली कंडीशन देख रहे हैं, ये आपका सघन एक आपतित किरण है आई, उसका आपतन कोण आई हमने माना है, इधर अपवर्तन कोण क्या आपका है आर है, अभिलंब से जो हम एंगल वही देखेंगे, ये आई है, ये आर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने आपतन कोण बढ़ा दिया, अब ये जो आपतन थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो यहाँ से थोड़ा सा अभिलंब से और दूर हट गई प्रकाश किरण, यानी आर बढ़ गया। ठीक है, आई बढ़ाया हमने तो आर और ज़्यादा बढ़ गया। अब आई को थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, चूँकि ये देख रहे हैं इस समय सघन माध्यम में बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमने आई को और बढ़ा दिया, आई को। ठीक है, तो इसमें विरल माध्यम में क्या हुआ कि जो आर था वो आपका यहाँ पे था इतना, लगभग दूसरे वाले तीसरे कंडीशन में एकदम फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब अभिलंब के साथ उसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो आपतन कोण आई है इसको अगर हम सी मान लें, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, तो ये जो आई है इसी को हम सी कह देंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्रिएट कैसे करते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, क्योंकि ये सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण होता है। समकोण यहाँ देखिए हो रहा है, इस समय समकोण नहीं हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में आपका समकोण हो गया। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी इसमें हमने अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विरल माध्यम सबका अपवर्तनांक n1 है, जो सघन माध्यम में सबका अपवर्तनांक n2 है। तो इसमें भी आप स्नेल का नियम लगा लीजिए। ठीक है, लगाते हैं, ये आपका एंगल है साइन आई को हम सी मान लेते हैं, तो साइन सी बटे, ठीक है,
साइन सी बटे यानी आपतन बटे परावर्तन क्या है 90 हो गया। 90 बराबर हमने कहा प्रकाश किरण कहाँ जा रही है N2 से N1 में जा रही है, तो क्या लिखेंगे 2N1 लिखेंगे। ठीक है, 2N1 का मतलब है N का अपवर्तनांक। तो ये हो गया आपका साइन सी बटे साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 2N1। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू 2N1। तो इसमें ये चीज़ें आप याद रखेंगे। याद क्या रखने कि यहाँ पे 2N1 यानी अपवर्तनांक किसका है यहाँ पे 1 का। अगर 1 आपका वायु है उसको अगर मान लीजिए सघन माध्यम के अपवर्तनांक में कन्वर्ट करना तो इसको 1 कर लीजिए, यानी साइन सी इक्वल टू इसको कर सकते हैं 1/1N2, क्योंकि हमने बताया था इससे पहले। ठीक है, इससे पहले ये बताया था कि 1N2 इंटू 2N1 इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले से 2N1 की जगह 1N2 आ जाएगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। या फिर इसको और बड़ा कर इसको और लिखना चाहें तो साइन सी को आप कर सकते हैं कोसेक सी। ठीक है, कोसेक सी इक्वल टू ये 1N2 है तो इसको आप तो n लिख सकते हैं 1N2। 1N2 का मतलब यहाँ पे अपवर्तनांक किसका होगा 2 का होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक सी इक्वल टू ओनली n। तो ओनली n का मतलब है यहाँ पे अपवर्तनांक किसका होगा सघन माध्यम का होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्रांति कोण किसे कहते हैं, यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण होता है, उस कोण को उस एंगल को क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं क्रांति कोण। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब अगर हम थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें कंडीशन, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और अप्लाई हम करने जा रहे हैं इसी फिगर में। ठीक है ना, इसी फिगर में एक कंडीशन और अप्लाई। अब ये जो सी है तो इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दें। ये कंडीशन अगर हम इमेजिन करें, चलिए इमेजिन करते हैं कंडीशन फिगर से। ये आपका इसके बाद वाली यानी पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, एक चौथी कंडीशन को हम इमेजिन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया ये एंगल, कौन सा जो आपका सी था। ठीक है ना, ये जो एंगल है ये जो एंगल है वो ये जो कोण है आई इज़ ग्रेटर देन सी। अभी इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये प्रकाश चूँकि आई बराबर सी था, आई बराबर सी तो एकदम 90 डिग्री पे एंगल क्रिएट हुआ था। अगर ये हमने आई इज़ ग्रेटर देन सी कर दिया तो प्रकाश किरण उस माध्यम में न जाकर इसी माध्यम में क्या हो जाएगा आपका वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसी के जस्ट बाद कंडीशन है जब प्रकाश किरण ठीक है ऐसे पृष्ठ पे पड़ी आपका देख रहे हैं तो पढ़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये परावर्तन नहीं, इसको याद रखेंगे, ये आपका अपवर्तन ही है। ठीक है ना, परावर्तन मत देखिएगा, अपवर्तन ही है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं कि जब आई का मतलब आपतन कोण इज़ ग्रेटर देन सी का मतलब क्रांति कोण, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है या थोड़ा सा बढ़ा देने पर प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लगभग वापस लौट आता है, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग। फिर सुन लीजिए, आई मतलब आपतन कोण, जब आपतन कोण का मान सी से थोड़ा सा अधिक, सी का मतलब क्रांति कोण, जब आपतन कोण का मान सी यानी क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका है। ठीक है, और कभी कभी आप रोड पर देखे होंगे गर्मी के टाइम पे रोड पे भी जो है कुछ दूरी पर आपको जो है गर्मी अगर बहुत तेज़ धूप है यानी मई का महीना है अप्रैल का, तो सड़क पर देखने पर आपको जो है सामने कुछ दूरी पर जैसे लगता है कि वहाँ पे जल है, गिरा हुआ है, वाटर है, लेकिन वो पास जाने पर वाटर होता नहीं है। वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ये आपका क्रांति कोण है। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बता दिया क्रांति कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब जो आपका अगले टॉपिक्स पे हैं, जैसे आपने परावर्तन पढ़ा,
परावर्तन में आपने गोली दर्पण पढ़ा, गोली दर्पण में अवतल, उत्तल, उस किरण आरेख, उसका सूत्र, ये चीज़ें आपने परावर्तन में पढ़ा। अपवर्तन में भी आपको पढ़ना है। अपवर्तन में आपने जो पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के 2 सूत्र पर 2 नियम पढ़ा, उस स्नेल का नियम पढ़ा, उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ा, अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है क्रांतिक कोण आपने पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे जो आपको पढ़ना है, अब अपवर्तन जो होता है कांच से होता है, तो कांच से आपका एक चीज़ बना होता है जिसको हम लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस के बारे में सुना होगा ज़रूर आपने। हमारे आँखों में भी एक लेंस है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस होता है, ठीक है, क्रिस्टल का बना होता है। तो लेंस आगे हम टॉपिक सब पढ़ेंगे लेंस, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन लेंस से ही होता है। तो लेंस के जो फार्मूले हैं उसका डेरिवेशन, लेंस 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो सामान्यतः 6 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल यानी कॉनकेव लेंस, एक आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, एक आपको दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, उसका किरण आरेख पढ़ेंगे, ठीक है। उसके द्वारा उसका एक सूत्र है उसको पढ़ेंगे, फिर आपका अपवर्तन यहीं पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अगर कुछ आपको पढ़ने के उत्सुक है, अगर कोई अलग चीज़ें आपको न समझ में आई हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको जो है अच्छे से अच्छे आपको नॉलेज दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।